हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सी संदीप दयाल। और बच्चों, आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप का हम एक एडवांस लेवल जो है वो आज स्टार्ट करेंगे बच्चों। एडवांस लेवल में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जो आप पार्टनरशिप पढ़ेंगे वो स्टार्टिंग ही डिसोल्यूशन से होती है। जी हाँ, तो इसमें डिसोल्यूशन पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे अमलगमेशन और एक होता है सेल टू कंपनी। तो काफी अलग अलग चीजें इसके अंदर हैं और काफी सारे अच्छे और एडवांस क्वेश्चन भी हमारे पास इसमें हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज से हमारी पार्टनरशिप विद एडवांस लेवल। तो बच्चों यहाँ देखिए, जो हम बात कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सर डिसोल्यूशन की। ठीक है, तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप आपकी हो रही है वाइंड अप, यानी कि आप पार्टनरशिप को करेंगे खत्म, वाइंड अप। तो जब आप पार्टनरशिप को वाइंड अप करते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनते हैं, है ना, हमको कौन कौन सी एंट्रीज करनी पड़ेगी। तो बच्चों इसमें सबसे पहला तो आपका अकाउंट बनेगा कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट अकाउंट तो बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। एक बनता है बच्चों हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक अगर किसी पार्टनर ने आपको लोन दे रखा है ना, तो लोन अकाउंट। किसका लोन अकाउंट? पार्टनर्स लोन अकाउंट है बेटा, है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। पार्टनर्स लोन अकाउंट। और एक बनेगा बच्चों फिर आपका कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, चलिए तो ये चार अकाउंट यहाँ पे हमारे बनते हैं। तो हम एक एक करके बात करते हैं सर कि कौन से अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, कैसे कैसे सेटल होती हैं चीजें, ये मैं आपको बताता हूं। तो बच्चों देखिए, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके से बनता है और इसके अंदर कौन कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। चलिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, कैसे बनेगा सर? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे बच्चों, बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स हैं वो सारी एसेट्स यहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। हाँ सर, टू ऑल एसेट्स। और सर वैल्यू कौन सी? वैल्यू वही जो बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट वैल्यू होता है, जो आपने बैलेंस शीट में दिखा रखी है। तो वहां से सीधी सीधी एसेट्स उठाई और सारी एसेट्स ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन ध्यान रखें, एक्सेप्ट किस किस को ट्रांसफर नहीं किया जाता। आप लोग कॉपी साथ में मेंटेन किया करो भैया, और साथ साथ जो काम की चीजें वो लिखते भी चला करो। तो इसमें हम क्या क्या ट्रांसफर नहीं करेंगे? इसमें हम कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास किसी तरह का कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है या अंडरराइटिंग कमीशन, हालांकि अंडरराइटिंग कमीशन पार्टनरशिप में नहीं होता है, पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो सकता है, P&L डेबिट बैलेंस हो सकता है। तो जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं वो ट्रांसफर नहीं करेंगे, बाकी एसेट्स आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ठीक है, अब जब आप लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री हमारी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बाय लायबिलिटी बच्चों हमने सारी लायबिलिटीज यहाँ पे ट्रांसफर कर ली हैं। ठीक है, अब इसमें भी आप लिख लीजिए क्या क्या ट्रांसफर नहीं करना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, और किसी भी तरह का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करना है, यानी कि कुल मिलाकर जो आउटसाइड लायबिलिटी है वही ट्रांसफर करनी है। तो ये तो सब हो गए, आपकी एसेट्स और लायबिलिटी दोनों ट्रांसफर होगी। अब क्या करें? देखिए, जब आप एसेट्स को डिस्पोज करते हैं तो एसेट्स को जब आप डिस्पोज करते हैं तो एसेट्स दो तरीके से डिस्पोज होता है। या तो नंबर वन, आप उसको मार्केट में सेल कर दें, या फिर हो सकता है कोई पार्टनर उस एसेट्स को ले जाए। तो दो तरीके, अगर आपने मार्केट में सेल करा तो आएगा बाय बैंक, है ना। कहाँ आपने सेल कराया सर? आपने इसको सेल कराया ओपन मार्केट में। लेकिन अगर कोई पार्टनर ले गया तो यहाँ आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल। ये कब आएगा? When assets has been taken by any partner। तो कोई पार्टनर ले जाएगा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। ठीक है,
इसी तरीके से बच्चों जब आप लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं तो लायबिलिटीज को पे ऑफ करने की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये तो पेमेंट करा, पेमेंट किसने करा सर? पेमेंट करा है हमारी फर्म ने अगर पेमेंट कर दिया तो हो जाएगा रिलेशन टू बैंक, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। लेकिन अगर पेमेंट सर किसी पार्टनर ने किया है तो एंट्री रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और यहाँ पेमेंट किसने करा है? यहाँ सर पेमेंट करा है पार्टनर ने पेमेंट करा है ना, तो हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। तो लायबिलिटी का पेमेंट भी हो गया। हाँ सर एसेट्स की रिकवरी होगी। हाँ सर बड़ी अच्छी बात है। अब और क्या क्या हो सकता है सर इसके अंदर? चलिए मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या हो सकता है। रियलाइजेशन एक्सपेंस हो सकता है। रियलाइजेशन एक्सपेंस देखिए अगर फर्म ने पे करे तो टू बैंक की आएगा, लेकिन अगर पार्टनर ने पे करे तो क्या आएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल। हालांकि रियलाइजेशन एक्सपेंस का एक बड़ा नोट अच्छा सा मैं अभी आपको बना के बता दूंगा, पर यही चीज इसके अंदर आपकी आएंगी। अब इस अकाउंट का जो भी बैलेंस फिगर बचेगा वो जाएगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल। इधर बचा इसका मतलब प्रॉफिट, और अगर इधर बच गया ऑल पार्टनर्स कैपिटल तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर लॉस। ठीक है, इस तरीके से बनता है आपके। तो मैंने आपको देखिए एक जनरल चीजें बता दी मैंने कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपकी आएंगी। ठीक है, तो क्या क्या इसके अंदर आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं ये हमने जनरल वे में बात करी। अब हम बात करेंगे इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की। ठीक है, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स कौन कौन से आपके बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो रियलाइजेशन एक्सपेंस का क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है वो रियलाइजेशन एक्सपेंस की मैं बात आपसे करता हूं। देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंस आपको चेक करना पड़ेगा कि लायबिलिटी किसकी है। लायबिलिटी ऑफ फर्म, या फिर ये क्या हो सकती है? ये हो सकती है सर लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। हाँ सर बिल्कुल हो सकती है। किसी पार्टनर ने कहा ठीक है मैं भर दूंगा, बस मैंने इंडिविजुअल लायबिलिटी ले ली। अब अगर लायबिलिटी फर्म की है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि पेड किसने करा है। क्या पेड फर्म ने किया है? केस नंबर 1। या फिर पेड किसने करा है? पार्टनर ने, केस नंबर 2। तो लायबिलिटी फर्म की पे फर्म ने करा, केस नंबर 1। लायबिलिटी फर्म की पे पार्टनर ने करा, केस नंबर 2। लायबिलिटी पार्टनर की बट फर्म ने पे कर दिया, केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4। लायबिलिटी पार्टनर की और पार्टनर ने ही पे करा। ठीक है, सो बेसिकली दीज आर द 4 केसेस। हम एक एक की एंट्री करते हैं। देखिए केस नंबर 1 फर्म की लायबिलिटी फर्म ने ही पे करा। ठीक है, तो फर्म की लायबिलिटी और फर्म ने पे करा। फर्म की लायबिलिटी लेकिन पार्टनर ने पे करा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, नंबर 3 पार्टनर की लायबिलिटी बट फर्म ने पे करा। अब बच्चों आप इसमें लगाओ दिमाग कि लायबिलिटी किसकी है सर? लायबिलिटी है पार्टनर की, लेकिन पे किसने करा सर? पे करा है फर्म ने। अच्छा सर, तो आप बताइए इस केस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए बच्चों लायबिलिटी किसकी है सर? लायबिलिटी है पार्टनर की। ठीक है सर, लेकिन पे किसने करा? पे कर दिया फर्म ने। इसका मतलब ये होता है कि पार्टनर ने फर्म में से पैसा निकाल लिया। इसका ये सिंपल सा मीनिंग होता है, क्योंकि आपके पास पे तो पार्टनर करना था ना, पर फर्म ने पे करा। इसका मतलब पार्टनर ने कैपिटल निकाल ली। तो अगर पार्टनर ने कैपिटल निकाल ली तो आप क्या एंट्री करेंगे? इट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हुआ हमारा केस नंबर 3। सॉरी, देखिए बच्चों लायबिलिटी पार्टनर की और पे भी किसने करा? पार्टनर ने पे करा। तो ठीक है ना यार,
पार्टनर की लायबिलिटी है, पार्टनर पे कर रहा है, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है, उसकी एंट्री वो खुद ही करेगा। आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी कोई एंट्री करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये हुआ हमारे देखिए डिफरेंट 4 केसेस रिगार्डिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है बच्चों। तो हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस की पूरी बात कर ली। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। देखिए अगर आपके पास लायबिलिटी में गिवन हो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो लायबिलिटी में गिवन है, बहुत अच्छी बात है। क्या हमारे पास बैलेंस शीट के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट भी हैं या नहीं है। इफ इन्वेस्टमेंट शोन की जगह मैं गिवन लिख देता हूं, है ना। इफ इन्वेस्टमेंट गिवन इन बैलेंस शीट, और या फिर नो इन्वेस्टमेंट इन बैलेंस शीट। चलिए तो आप समझिए क्या करना है। वैसे मेरा पर्सनल व्यू है कि आंसर तो आप किसी भी ऑप्शन से करें, इसमें सेम ही आता है, फिर भी चलिए थोड़ा प्रेजेंटेशन का मैटर तो मैं बताता हूँ। ध्यान रखिए अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और इन्वेस्टमेंट दोनों ही बैलेंस शीट में दिए हुए तो बच्चों दोनों ही रियलाइजेशन में जाएंगे। इन्वेस्टमेंट तो कैसे जाएगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कैसे जाएगा, लिख लें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखें अगर हमें दोनों ही दे रखे हैं तो दोनों आइटम कहाँ जाएंगे सर, दोनों आइटम जाएंगे आपके रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, है ना बच्चों, दोनों आइटम वहां जाएंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो है लेकिन मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं, तो फिर क्या होगा, तो फिर उस केस में आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहाँ जाएगा, ये चल जाएगा सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। क्या एंट्री करेंगे सर, हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे और आपका आईएएफ पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है। चलिए ये हुआ इसका अगला पॉइंट। फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए अगर आपको है ना बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स और पीबीडी दोनों दिए जाएं तो ध्यान रखें, इस पॉइंट को चलो मैं लिखा तो नहीं, आप ऐसे समझ जाएंगे। अगर डेटर्स और पीबीडी दोनों दिए जाएं बच्चों तो ध्यान रखिएगा डेटर्स तो आएंगे यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू पे, और पीबीडी को ना आप यहाँ लिखना बाय पीबीडी। जैसे मान लीजिए कि डेटर्स दे रखे हैं आपको 20,000, पीबीडी है 1,000, नेट अमाउंट 19। नेट अमाउंट मत लेना, 20 तो लेना यहाँ पे और 1,000 लेना यहाँ पे, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब वो आपको फाइनल सेटलमेंट करने की बात बोलता है ना तो फिर बच्चा क्या करता है, ग्रॉस की जगह नेट में से वो वैल्यू कर देता है, ठीक है। तो प्लीज आपको तो क्या करना है, ग्रॉस वैल्यू यहाँ पे और पीबीडी यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर इफ there is payment of any liability with any asset but I am talking about other than cash, ठीक है। चलिए लॉजिकल समझिए, आपके क्रेडिटर थे सर, आपने अपने क्रेडिटर को पेमेंट कैसे किया, आपने क्रेडिटर को बोला देखो यार पैसे से तो है नहीं, ये फर्नीचर पड़ा ही ले जाओ यार, एक काम करो, ठीक है, कर लो सेटलमेंट। तो सर आपने क्रेडिटर का पेमेंट फर्नीचर से करा तो उसकी क्या एंट्री करेंगे सर, देयर विल बी नो एंट्री, यस देयर विल बी नो एंट्री रिकॉर्डेड इन द रियलाइजेशन अकाउंट और एनीवेयर। सर इसकी हमें कोई भी एंट्री करने की जरूरत है ही नहीं, हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर हम बढ़ते हैं और आगे, ये भी हमारा काम हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये तो हमने देखा आपका कि भाई अगर कोई भी लायबिलिटी का पेमेंट कोई एसेट से करते हैं तो उसके बारे में कोई एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा, भले ही वो एसेट्स रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, अगर आपने उससे लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया है तो आपको कोई एंट्री रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अगर हमारे पास कोई
रिकॉर्डेड एसेट्स आ जाए। अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपके पास आ गई, तो इसका यूज या तो आप किसी लायबिलिटी को पे ऑफ करने में करेंगे, है ना, तो उसके लिए तो कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपने मार्केट में सेल कर दी, तो सर सिर्फ इसको सेल करने की एंट्री आएगी। ऐसे नहीं पहले आप इसको रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इसको सेल करो और मस्त रहो। तो एंट्री आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, अगर आपने मार्केट में सेल करी। और अगर आपका कोई पार्टनर इसको उठा के ले गया, तो सर अगर कोई पार्टनर ले गया तो क्या करेंगे? देखिए, अगर कोई पार्टनर एसेट्स ले जाता है तो एंट्री क्या होगी सर? तो एंट्री होगी हमारी इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये एंट्री आपको करनी पड़ेगी अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स मार्केट में सेल करते हैं या फिर उसको कोई पार्टनर ले जाता है तो, ठीक है। चलिए बच्चों और बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये हमने देखिए अनरिकॉर्डेड एसेट्स वगैरह का भी काम अब हमने कर लिया है। अभी आप देखिए यहाँ पे जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये तो आपका रिलेशन अकाउंट पूरा बन जाएगा। अब अगर मैं आपको बना के बताऊं कि भाई पार्टनर्स लोन, तो देखिए बच्चों पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे बनता है? पार्टनर्स लोन अकाउंट के लिए क्योंकि लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस के लिए बाय बैलेंस पीडी, और आप पेमेंट करेंगे तो उसके लिए क्या आ जाएगा? उसके लिए आ जाएगा टू बैंक, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट। चलिए फिर और आगे बढ़े। अब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। देखिए बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा, मैं लिख देता हूं, क्या बना रहे हैं आप? पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा सर, ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा? ये बैलेंसिंग फिगर आपको ट्रांसफर करना है, किसमें ट्रांसफर करना है सर? बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, है ना, टू बैंक या बाय बैंक जो भी होगा। और फाइनली जब आप बनाएंगे बच्चों बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट पता है क्या है? बैलेंस शीट की तरह इसमें मैच होना चाहिए, यानी कि बोथ साइड मस्ट बी इक्वल। जी हाँ, बोथ साइड मस्ट बी इक्वल। बैलेंस की तरह बैंक अकाउंट मैच होना चाहिए बच्चों। अगर बैंक अकाउंट में कोई बैलेंसिंग फिगर आ गया तो बस आप वहां समझ जाना कि आपने कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला किया है ना, कोई ना कोई गलती आपकी तरफ से की गई है, ठीक है। चलिए ये तो देखो बच्चों हमने जो एक नॉर्मल प्रोसीजर था, एक उस पूरे नॉर्मल प्रोसीजर की बात कर ली कि भाई किस किस तरीके से हम लोग इसके अंदर काम करेंगे। अब इसमें देखिए एक जो समझने की चीज है वो मैं आपको समझाता हूं, और वो है आपके पास दैट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर। जी हाँ बच्चों, इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर, तो अगर कोई पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है तो अब उसकी जो इंसॉल्वेंसी है उसका ट्रीटमेंट इसमें बड़ा समझ लायक होता है। अब इसमें देखो दो चीजें होती हैं, या तो अगर आपको क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन दे ही नहीं, देयर इज नो इंफॉर्मेशन। अच्छा, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या? इंसॉल्वेंसी आपको पता है ना, जो पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसने कहा मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, भगवान का नाम लो और मस्त रहो। अब भाई तू तो भगवान का नाम लेके बैठ गया, बाकी जो पार्टनर है वो थोड़ा भगवान का नाम ले सकते हैं सर, क्योंकि उसका रीजन है। जैसे ए बी सी, अब अगर सी इंसॉल्वेंट हो गया, सी ने कहा सर मैंने तो भगवान का नाम ले लिया सर, राधे राधे हो गया मेरा तो काम। तो भाई तेने तो भगवान का नाम ले लिया, ए और बी को लोग थोड़ा ना छोड़ेंगे, वो पैसा तो ए और बी को देना पड़ेगा ना। बचपन में जब आपने 12th क्लास पढ़ी होगी तो वहां पढ़ा होगा that all the partners are principal as well as agent for each other। याद आ रहा है? ऐसा किसी जमाने में आपने पढ़ा था। तो अब देखिए आप समझिए कि जितना पैसा सी के अकाउंट में कम पड़ रहा है, यानी कि सी की जो डेफिशिएंसी है वो अमाउंट किसको देना पड़ेगा सर? वो अमाउंट ए और बी को देना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। तो सर ये ए और बी को अगर वो अमाउंट देना पड़ेगा तो सर कैसे? क्या वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दिया जाएगा, क्या वो कैपिटल रेशो में दिया जाएगा, या फिर वो किसी और ही रेशो में दे दिया जाएगा? तो बच्चों इसमें आप समझिए किस तरीके से हम लोग जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसकी जो आपकी डेफिशिएंसी आ रही है उसको जो बचे हुए पार्टनर है वो कैसे देंगे और उसकी क्या एंट्री होगी। चलिए पहले मैं आपको एंट्री बताता हूँ। एंट्री आप समझिए, एंट्री तो होती है आपके पास सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
इंसॉल्वेंट पार्टनर, ठीक है बच्चों। तो सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट, जैसे हमारे केस में अगर सी इंसॉल्वेंट हो गया तो एंट्री ए अकाउंट डेबिट बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट, ठीक है। अब एंट्री तो कैसे अमाउंट कैसे आपका होगा, चलिए तो मैं ऑलरेडी लिख चुका था, इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, सर अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये इंसॉल्वेंसी आप कौन से रेशो में डिवाइड करोगे, सीधा सट कैपिटल रेशो। और कैपिटल भी कौन सी, वो कैपिटल जो कहाँ दी हुई है आपको, जो बैलेंस शीट में दी हुई है वो कैपिटल है ना। तो बैलेंस शीट में जो भी आपकी कैपिटल दी हुई है वो कैपिटल रेशो आप निकालेंगे, और उस रेशो में जो इंसॉल्वेंसी है सी की, यानी कि सी के अकाउंट में जो पैसा कम पड़ रहा है वो कौन कौन देंगे, ए और बी देंगे। और कौन से रेशो में देंगे सर, कैपिटल रेशो में देंगे, ठीक है सर। चलिए एक बात तो ये हुई। अब नंबर टू क्या सर, नंबर 2 अगर आपके पास आ जाए गार्नर वर्सेज मरे, ठीक है। तो सर अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई तो कैपिटल रेशो, या फिर एक स्पेसिफिक केस यहाँ आपको देखने को मिलेगा बच्चों जिसका नाम है आपका गार्नर, यस सर, गार्नर वर्सेज मरे। देखिए सर गार्नर वर्सेस मुरे जो है ये पार्टनरशिप का एक काफ़ी फेमस केस लॉ है, और इसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि अगर कोई पार्टनर आपका जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी जो डेफिशिएंसी का अमाउंट है दैट विल बी मेड बाय और पेड बाय रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर, ठीक है सर। तो जो रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर है वो क्या करेंगे, इंसॉल्वेंट पार्टनर की जो डेफिशिएंसी है उसके अमाउंट को फुल अप करेंगे। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से और कौन से रेशो में करेंगे, सर ये रेशो होगा हमारा कैपिटल रेशो, ठीक है। अब इसमें सर कैपिटल रेशो कैसे निकाला जाता है बच्चों, तो ये ध्यान रखना, इसमें कैपिटल रेशो निकालने के लिए आपको ना बैलेंस शीट में कैपिटल जो दी जाएगी, जैसे 2 पार्टनर है हमारे ए और बी, है ना, तो वो ले लेंगे। साथ में बच्चों अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आप ऐड करेंगे, कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं बैलेंस शीट में तो माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ जो डेटा आएगा वो डेटा आपका बनेगा, वो डेटा किसका बनेगा, वो डेटा बनेगा कैपिटल रेशो का। यहां से निकालेंगे आप कैपिटल रेशो, इस तरीके से निकालेंगे कब, अगर पार्टनर की कैपिटल क्या है, फ्लैक्चुएटिंग है। हाँ बच्चों अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है इस तरीके से आप रेशो निकालेंगे। क्या करा आपने ओपनिंग कैपिटल में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऐड कर दिए और जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है उनको माइनस कर दिया, ठीक है। ऐसा तो कब करना है सर, ऐसा मुझे बेसिकली तब करना है जबकि पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है सर वो कैपिटल अकाउंट कैसे हैं सर, वो कैपिटल अकाउंट है फ्लैक्चुएटेड, ठीक है। तो अगर फ्लैक्चुएटेड कैपिटल अकाउंट है तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर फिक्स कैपिटल होती तो पता है हम क्या करते सर, अगर फिक्स कैपिटल होती तो बस हम इसी कैपिटल को ले लेते बस, है ना, और उसी से क्या करते हैं, उसी से हम हमारा रेशो बना देते, ठीक है। तो ऐसा तब करते अगर कैपिटल फिक्स होती तो। लेकिन नॉर्मली कैपिटल आपको फ्लैक्चुएटिंग मिलेगी बच्चों, तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में इस चीज का आप ध्यान रखें कि आप जो सॉल्व करेंगे वो फ्लैक्चुएटिंग है तो इस तरह से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को भी लेंगे, और अगर फिक्स है तो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट वाले रेशो को आप ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज आप और भी ध्यान रखिएगा, वो ये कि सर आपका अगर कोई पार्टनर फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर कोई पार्टनर जैसे बी मान ले साहब, है ना, अब बी के कैपिटल अकाउंट का यहां पे डेबिट बैलेंस था, कहां पे, जब स्टार्ट किया था अब डेबिट बैलेंस था। अब डेबिट बैलेंस का मतलब समझ रहे हो आप क्या है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट बैलेंस का मतलब ये है कि पार्टनर ने ज्यादा विड्रॉल कर रखा है, नेगेटिव बैलेंस से एक तरह देखा जाए तो क्या किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको इंसॉल्वेंट मान लिया जाए? सर द आंसर इज नो। ध्यान रखें जब तक किसी पार्टनर के लिए क्वेश्चन में लिखा नहीं रहे कि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है उसको हमें इंसॉल्वेंट नहीं मानना है। पहली बात तो आप ये समझिए, ठीक है। अब आप समझिए, ठीक है साहब, यहाँ तो डेबिट बैलेंस था पर आपको तो फाइनली ये थोड़ा चेक करना है, आपको तो ये वाला चेक करना है। तो आप तो यहाँ देखना कि यहाँ जो कैलकुलेशन है वो प्लस में आ रही है माइनस में। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि भाई यहाँ तो नेगेटिव 5000 था, ठीक है, लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह जो थे वो यहाँ 9000 रुपए के थे, लॉस कुछ था ही नहीं। तो 5000 की नेगेटिव कैपिटल थी पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 9000 था प्लस का, तो यहाँ फाइनल आंसर आएगा +4।
अगर यहाँ +4 आ गया तो सर प्लस का मतलब आते ही है कि ये पार्टनर सॉल्वेंट ही माना जाएगा, और ये भी क्या करेगा, जो सी की आपकी डेफिशिएंसी आ रही है उस सी में ये भी शेयर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ 9 की जगह लिखूं 3, समझिएगा आप बात को, 5 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, फाइनल आंसर कितना माना जाएगा, फाइनल आंसर आएगा आपका नेगेटिव का 2 आएगा। ठीक है, यही आएगा आपका नेगेटिव का 2। क्या ये पार्टनर इंसॉल्वेंट है? सर पार्टनर को आप इंसॉल्वेंट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने कहा जब तक इंसॉल्वेंट लिख के नहीं दे हम इंसॉल्वेंट नहीं बोलेंगे। तो आप पार्टनर को इंसॉल्वेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर किसी पार्टनर की जब आप कैपिटल रेशो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं और फाइनल कैलकुलेशन नेगेटिव में आ जाता है, तो वो पार्टनर इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी को पे ऑफ नहीं करेगा। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आई ये बात अपने को? तो रिमेनिंग पार्टनर जो हैं उनका यहाँ जो फाइनल आंसर है, कहाँ वाला, ये आपका, अरे बाप रे, इसके अंदर तो ब्रश भी है बड़े सारे। आज कुछ नया करके देखिए फिर तुम्हारी क्लास में। अच्छा ऐसे चलेगा ये तो ब्रश। चलिए ठीक है। एनीवेज, तो हमें ब्रश नहीं चलाना है भाई, हमें हमारा पेन ही चलाना है, हमारे लिए पेन ही अच्छा है हमारा। चलिए बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं सर इसकी, तो आप समझिएगा कि हमें तो बस ये देखना है कि ये जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो आपका ये जो फाइनल आंसर आ रहा है ये प्लस में आना चाहिए। अगर ये प्लस में आएगा तो आप डेफिशिएंसी का अमाउंट है ना, जैसे सी की डेफिशिएंसी तो बी भी भरेगा, लेकिन अगर ये अमाउंट नेगेटिव आ रहा है तो फिर उस केस के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि डेफिशिएंसी का अमाउंट सिर्फ ये एक ही पार्टनर भरेगा, फिर दूसरा पार्टनर नहीं भरेगा, है ना। इस चीज को आप ध्यान रखें। तो जब आप बेसिकली गारनर वर्सेस मरे लगाते हैं तो एक तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, और एक चीज इसमें और होती है, इफ देयर इज लॉस ऑन रियलाइजेशन, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, देन सेम अमाउंट will be paid by all partners, ठीक है, except insolvent। ठीक है, क्या मतलब है सर इसका? देखिए बच्चों, आपने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, अब वो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आ रहा है लॉस, ठीक है, तो उतना ही अमाउंट ये कैपिटल का लेके आएंगे तो उसकी एंट्री होगी इट्स कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा लाएंगे? जितना रियलाइजेशन में लॉस लगा है उतना ही पैसा ये लोग लेके आएंगे, और सारे लेके आएंगे, सिर्फ किसको छोड़ के, इंसॉल्वेंट को छोड़ गए। यानी कि सर ये वाला पार्टनर लेके आएगा क्या जिसका नेगेटिव बैलेंस है? हाँ सर, ये भी रिलेशन का लॉस लेके आएगा। ठीक है, इसको तो आपने तब फायदा देता जब फाइनल आंसर नेगेटिव आ गया, तब इंसॉल्वेंसी में पैसा नहीं देना, बाकी जो रिलेशन का लॉस है उतना पैसा तो उसको भी कैश में देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये बात हुई हमारी रियलाइजेशन के लॉस की, रियलाइजेशन के लॉस को किस तरीके से हम लोग पूरा करेंगे। चलिए बच्चों, ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप मान के चलिए अराउंड 10 डेज हमको इसके अंदर लगेगी। वो भी अगर मैं पूरी 1-1 घंटे की क्लास बनाऊंगा तो 10 से 12 क्लास इसके अंदर आपको लग सकती है। बाकी देखते हैं फिर कितनी क्लासें और लगती है, तो डिपेंड करता है आपकी काबिलियत पे कि आप इसको कितना अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज सी संदीप दयाल। हैव अ नाइस टाइम।